नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और अभी वो सारे समाज सेवी या समाज की सेवा करने की चाहना रखने वाले लोग अब आपसे मिलने आएंगे, आपके सामने आएंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे। तभी आप मेरे साथ देख रहे हो सर्वजीत मान जी हैं, जो शिक्षाविद हैं। हो सकता है कि आप में से अधिकतर लोग इनसे मिले भी हो और जानते तो लगभग सारे ही होंगे आप। तो हम इनसे बात करेंगे कि शिक्षा का जो करियर था उनका कैसा रहा और अभी उनको जो अभी ये पंचायत जो जिला परिषद का चुनाव है, इनके परिवार से इनकी पुत्रवधू है पूजा जी, वो लड़ रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि सर्वजीत मान अभी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने के बाद जो सामाजिक सेवा है, हमारी जो राजनीतिक सेवा है, उसमें आए हैं। क्या उद्देश्य, क्या मकसद लेके आए हैं, सारी बातों के साथ सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप शिक्षाविद हो। इस इलाके में, फतेहाबाद इलाके में, जहां शिक्षा की बात आती है वहां सर्वजीत मान जी का नाम आता है। तो अब आपने कैसे मन में आया कि ये तो वही शिक्षा की सेवा तो हो गई और अब सामाजिक सेवा में आए? शिक्षा के साथ साथ समाज का संपूर्ण विकास होना जरूरी होता है जी। हम देखते हैं गरीब बच्चे जो वंचित हैं वो जगह जगह ठोकरें खाते हैं, उन्हें सही मंच नहीं मिलता। हजारों बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सा वंचित समाज है, गरीब तबका है, उनको स्कीम का नहीं पता होता। इसलिए सामाजिक क्षेत्र में भी पढ़े लिखे लोग आना जरूरी है जी। ताकि वो हर लोग तक हर बात पहुंचा सके। सरकार की बहुत सी अच्छी स्कीम है, भवन निर्माण की स्कीम ले लें, बहुत अच्छी स्कीम है, लेडीज की स्कीम है, मगर आम लोग तक पहुंच ही नहीं पाती। और कुछ लोग शौक से बन के एक साइड में बैठ जाते हैं। गांव की समस्याएं बहुत हैं। आम आदमी एप्लीकेशन लेके ऑफिसर तक जाता है, आप मगर कोई नहीं सुनता जी। मेरे बिगड़ गांव की बात कर लें, 3 महीने से पानी पीने का गंदा पानी आ रहा है, दर्द ठोकरें खा ली हैं। मगर जो हमने प्रतिनिधि चुने हुए हैं पहले, उनसे जो गांव के प्रतिनिधि, उन्होंने बड़े बढ़िया काम किया है, मगर आगे जहां भी गए हैं इतनी विकट समस्या है, उसका भी हल नहीं हुआ। तो हमने मिलके सभी साथियों ने फैसला किया कि अब जब मौका है, गवर्नमेंट से रिटायर हो चुके हैं, काम समाज के लिए हम पहले भी करते हैं, शिक्षा के साथ साथ पहले भी सामाजिक काम करते हैं, चाहे एनएसएस के जरिए किया, रेड क्रॉस के जरिए किया, बुराइयों के खिलाफ नाटक खेले, पंजाब हरियाणा राजस्थान में नाटक खेले, लोगों को जागरूक किया। मगर अब जिला परिषद से इलेक्शन लड़के हम चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ के अपने आम लोगों की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाएं। जी सर, मैं आपसे अभी उस बेसिक पर्सन पे आऊंगा कि जिला परिषद के जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हो, कौन सा वार्ड है, कौन कौन से गांव हैं, कितने गांव हैं? हम 4 नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं जी। उसमें 11 गांव आते हैं। भोड़िया से स्टार्ट होके मताना, बीगड़, बगुमोरी, चबला मोरी, सालमखड़ा, दानी मियाँ खां, धारनिया, चिंदड़, खाराखेड़ी, भोडा और शनाख, ये गांव आते हैं। सर, आपने इन गांवों की विजिट की हो, समस्याएं क्या है मूलतः गांव की? जो समस्याएं हैं वो क्या? इनमें अब तो बारिश के पानी की बहुत समस्या है जी। गांव के काम खत्म हो गए हैं, मुआवजा नहीं मिल रहा, लोगों को सर्वे नहीं हुआ जी। किसान 3-3 फसलें उगा बैठे हैं जी। किसान के पास जो पूंजी थी उसने पूंजी लगा दी खेत में, बाबू प्रकृति का किसी का जोर नहीं है। इसमें बारिश बेमौसमी हुई है, नरमे की फसल खत्म हो चुकी है, ग्वार की फसल खत्म हो चुकी है, मूंगफली की फसल खत्म हो चुकी है। खाराखेड़ी में ले हम, इतनी सेम है, पानी आज भी खड़ा है। चिंदड़ में ले लो, सारी फसल खत्म हो चुकी है। बीगड़ से अगर हम सालाफड़ तक जाए, रास्ते में कहीं नरमा नहीं है, सारा खत्म हो गया। मगर उनका मुआवजा देगा कौन, सर्वे कैसे होगा? बड़ी विकट समस्या किसानों की। समस्याएं सर आपने बताई, समाधान क्या देखते हो आप इन समस्याओं का? समाधान लोगों को जागरूक करके इकट्ठा करने का समाधान जी। बिना मांगे, बिना रोए बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाती जी। माँ के लिए बच्चे से बढ़ के कोई नहीं होता। जब तो बच्चा रोता नहीं है ना, माँ दूध नहीं पिलाती, अधिकार छीनने पड़ते हैं। अच्छा। हमने कॉलेज से ये बात कहा करते थे कि अधिकार बिना मांगे नहीं मिलते, जब तक अड़ेंगे नहीं। उसके लिए जरूरी है एकता, इकट्ठा। जब हम जाति प्रथा से ऊपर उठ के
सामाजिक को देखते हुए एक सही उम्मीदवार चुनेंगे। स्कीमों की जानकारी, सरकार की योजनाओं की जानकारी भी इम्पोर्टेंट है कि जो अगर जागरूक जैसे आप जैसे पढ़े लिखे लोग आएंगे तभी तो उनको, हालांकि हमने देखा है कई बार कि जिला परिषद या ब्लॉक समिति के जो मेंबर होते हैं उनकी क्या योजनाएं आती है उनके पास, क्या उनकी पास सरकार से कोई स्कीम आती है, लोगों को जानकारी नहीं होती उस बारे में। बहुत जरूरी है इसके लिए पढ़ा लिखा होना। मैंने स्कूल लाइफ में भी जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ मैं सारी स्कीमों की योजनाएं बच्चों को बताया करता था कि बच्चा अगर अच्छे नंबर लेता हो, SC BC बच्चा, तो उसे घर से पैसे की आवश्यकता नहीं है जी। वो कितनी टेक्निकल एजुकेशन ले ले उसको स्कॉलरशिप बल्कि मिलेगा, जेब से नहीं लगेंगे। भवन निर्माण में कितने का, चाहे लकड़ी का मिस्त्री हो, बिजली का मिस्त्री हो, ईंट लगाने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, रंग करने वाला हो, कारपेंटर हो, लोहार हो, ये सभी आते हैं। उनके बच्चों की पहली से लेके आखिर तक सरकार फीस देती है। उन्हें पता ही नहीं कार्ड कैसे बनना है, कोई बताता ही नहीं है उनको। कागज कापी बनी हो और अप्लाई करें, जिस बच्चे के नंबर 80% आ जाते हैं 10वीं में उसे 40,000 रुपये का स्कॉलरशिप आता है, जिसके 90% आ जाते हैं उसे 62,000 रुपये का स्कॉलरशिप आता है रेगुलर फीस के अलावा। तो ये स्कीमें कौन बताएगा, इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिसमें सिख भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, उनके लिए स्कीम है। बाबू ऊपर से लेटर आ जाते हैं, बच्चे अप्लाई नहीं करते। मतलब स्कीम तो है, स्कीमों की जानकारी के अभाव में लाभ नहीं मिल पाता। बिल्कुल। 9th-10th में पढ़ने वाली जो अनुसूचित जाति की बच्चियां हैं उनका स्कॉलरशिप है, कौन फॉर्म भरता है? अम्बेडकर जयंती का स्कॉलरशिप है, कोई नहीं भरता क्यों? बच्चों को पता नहीं है। इसी प्रकार 10th पास करके जो SC बच्चा गांव में है 60% नंबर आ जाए, BC के 70 आ जाए, शहर में 70-80 का रेशियो है, उनका 12,000 रुपये का स्कॉलरशिप है। अगर उनके +2 में नंबर आ जाते हैं तो आगे 12,000 5 साल तक स्कॉलरशिप है। हर बच्चों को बताएंगे, बच्चे अवेयर होंगे, पेरेंट्स अवेयर होंगे, तो समाज को मेरे अनुसार इसमें काफी फायदा होगा। मान सर, आपका परिवार शिक्षित है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपकी पुत्रवधू है जो चुनाव लड़ने वाली है वो कितना पढ़ा लिखी है, थोड़ा उनके बारे में हमें बताइए। वो MA BEd है जी। BSc की उन्होंने पहले, बाद में MA इंग्लिश की, फिर BEd की है। जी ठीक है। एक बात और जो सारे ही लोगों के लिए या फिर जो नया पर्सन है वो ये रहेगा कि कई पार्टियां भी जिला परिषद का चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट आगे लेके आ रही है, तो आप भी किसी पार्टी से या भाईचारे से ही? पंचायती चुनाव पंचायत का होता है, आम लोगों का होता है। मैं नहीं समझता कि इसमें पार्टी की भागीदारी होनी चाहिए। हम किसी पार्टी से नहीं, हम सर्व समाज से लड़ेंगे। अच्छा। सभी को भाईचारे से लेकर लड़ेंगे, जाति प्रथा से ऊपर उठ के लड़ेंगे। अच्छा। हम किसी पार्टी से इसमें जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आप जो आपके वार्ड के जो लोग हो, एक उनको क्या संदेश या क्या उनसे एक अपील करना चाहोगे आप? मेरी यही अपील है कि इस इलेक्शन को राजनीति ना बनाए, भाईचारे का इलेक्शन समझ के, जाति प्रथा से ऊपर उठ के एक ऐसे आदमी को चुने, एक ऐसे कैंडिडेट चुने जो उनकी समस्याओं को प्रमुखता से आगे ले पाए, उनका हल करवा सके और कम से कम उनके साथ 24 घंटे खड़ा होने को तैयार हो। और मैं इस चीज का वायदा जरूर करता हूँ, मेरा ठिकाना है पक्का। जी बिल्कुल। बाल भारती स्कूल में फतेहाबाद रहता हूँ, बिगड़ में घर है, फतेहाबाद में स्कूल के पास ही घर है, तो मेरे को किसी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहाँ गया? अवेलेबल रहोगे? 24 घंटे अवेलेबल, पहले भी रहते हैं, अभी आगे भी अवेलेबल रहेंगे। जी मान सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। और जो आप देखने वाले हो, मैं तो एक लंबे टाइम से मान सर को जान रहा हूं और इसीलिए हम जो समाज से जुड़े हुए, समाज की भलाई के बारे में सोचने वाले लोग हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और उनके जो विचार हैं हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो सर आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ, व्यक्तित्व के साथ या फिर ग्रामीण मुद्दे के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।